आखिरी पॉइंट यदि याद हो आपको, उनके सेकंड बेटे पर जहां वो भाई को ओके समुद्रगुप्त कॉइन चलाए थे, बिल्कुल समुद्रगुप्त कंप्लीट कर दिए थे ना। गुड। तो हमने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बता दिए थे। समुद्रगुप्त के बच्चे दो संतानें थी। बड़ा बेटा रामगुप्त बड़ा ही निकम्मा था, शकों से हार गया। पत्नी ध्रुव स्वामिनी के बदले घर छूट के आया। छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को बताया। चंद्रगुप्त सेकंड बड़े भाई रामगुप्त से बहुत रुष्ट हुआ। ध्रुव स्वामिनी के भेष में पालकी में बैठकर, पालकी के आगे पीछे सेना, पालकी को कहार भी सैनिक ले जा रहे थे। पालकी में बैठकर वह पालकी शक नरेश के कैंप में पहुंची। चंद्रगुप्त सेकंड पालकी से निकला, तलवार से शक नरेश बासन की हत्या कर दिया और शकों को हराया, वापस घर लौट के आया। बड़े भाई रामगुप्त को मारकर भाभी ध्रुव स्वामिनी से विवाह करके चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठा। इस बात का जिक्र जयशंकर प्रसाद ने अपनी पुस्तक कामायनी में, जयशंकर प्रसाद ने अपनी पुस्तक ध्रुव स्वामिनी में किया है। और एक किताब और है बच्चे, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इसका जिक्र विशाख दत्त ने किया है। तो इस तरह चंद्रगुप्त सेकंड सत्ता में आया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड बच्चों, इसी को विक्रमादित्य भी कहा गया है। तो इसका शासनकाल अगर आप देखें तो 375 से लेकर 415 एडी तक शासन किया था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो बच्चों 375 से 415 एडी तक चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल था। आपको बताएं कि चंद्रगुप्त सेकंड को शकारी कहा गया है। शकारी माने शकों का दुश्मन, शकों की हत्या करने वाला। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा गया है। शायद इंडियन हिस्ट्री में यह पहला विक्रमादित्य है, लेकिन एक नाम और दिया होता है, उज्जैन का किंग विक्रम, जिसने यवन किंग को हराया था। यवन माने ग्रीक किंग को हराया। इस उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया था बच्चों। तो उज्जैन जहां महाकाल मंदिर है, वहां का विक्रम नाम का किंग शायद पहला विक्रमादित्य था। लेकिन कुछ किताबों में चंद्रगुप्त सेकंड को पहला विक्रमादित्य मानते हैं। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य पुत्र। विक्रम आदित्य, आदित्य माने सूर्य, विक्रम माने प्रतापी, सूर्य के समान चमकीला, प्रतापी, चक्रवर्ती। तो यह टाइटल शकारी इसको कहा गया है। एक तो ये टाइटल, इसका मतलब होता है एनिमी ऑफ शकास, अर्थात जो शकों की हत्या किया, यानी शकों का दुश्मन। एक तो यह उपाधि है इसकी बच्चों। दूसरा आपके सामने लिखा है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, इसका मतलब पूछें तो सन ऑफ सन, यानी सूर्य पुत्र। विक्रमादित्य शब्द का मतलब सूर्य पुत्र होता है। तो बच्चों चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य बड़ा ही प्रतापी राजा था। मयंक 360 नहीं होगा बच्चे, इसका शासन जो बता रहे हैं 375 होगा या 380 होगा। जितना बता रहे हैं वो सब करेक्ट है, आप चिंता न करें। 27 साल का अनुभव है, तो इसलिए आप मेरे पर विश्वास करें।
और गलत नहीं बताएंगे आपको। तो 360 नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, या तो 380 होगा या फिर 375 होगा, 60 तो होगा नहीं। हाँ ये डेट हो सकता है, कहीं कहीं ये डेट दिया है और कहीं कहीं 380 से दिया है 415 तक, तो ये ज्यादा ठीक है। क्योंकि 5 वर्ष का शासनकाल इसके भाई रामगुप्त का दिया गया ना, इसलिए 5 वर्ष का शासनकाल इसके भाई रामगुप्त का दिया गया बच्चों। शक, बिल्कुल शक विदेशी थे, भारत में आए, यहीं बस गए और यहीं के हो गए। शकों का शासन गुजरात में था। शक शासक रुद्र दमन फर्स्ट था, जिसने जूनागढ़ रॉकेट एक्ट लिखवाया था, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। शक बाहरी थे, इंडिया में आए, यहीं बस गए। कुषाण बाहरी थे, इंडिया में आके बस गए। इंडो यूनानी बाहरी थे, इंडिया में आए बस गए। पार्थियन पहलो बाहरी थे, यहीं आके बस गए और यहीं के बन गए। तो शक, ग्रीक यानी यवन, कुषाण, पार्थियन, पहलव, यह बाहरी थे। लेकिन इंडिया में आने के बाद जैन बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, यहीं पर बस गए, यहीं के हो गए बच्चों। तो ये डेट ज्यादा ठीक है। 5 वर्ष रामगुप्त का शासनकाल निकाल दीजिए, 380 से 414 या 415, दिस इज करेक्ट। अब अगले पॉइंट की तरफ अगर आप देखें तो इसकी शासनकाल को प्राचीन काल का स्वर्णकाल कहा गया है। गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्णकाल कहा गया है, यानी गोल्डन पीरियड। क्यों कहा गया? क्योंकि कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी अपनी क्लाइमेक्स पर थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को क्या कहा गया? गोल्डन पीरियड, यानी स्वर्णकाल कहा गया है। बच्चों यह प्रश्न पुटअप किया जाता है कि प्राचीन काल में किस किंग के शासनकाल को गोल्डन पीरियड कहा गया। दूसरी बात यहां पर और बता देते हैं आपको, क्यों कहा गया है? तो कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी, इनके वजह से प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कला की दृष्टि से अजंता की गुफा इसी समय बनी, अजंता केव्स। बच्चों यह औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र की औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बुद्ध की जातक कथाएं हैं। जातक कथा माने बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को चित्रित किया गया है। इनको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, अर्थात भित्ति चित्र। इस तरह से दीवारों पर पत्थरों को काट काट कर चित्र बनाया गया है कि जैसे यह चित्र कुछ ही पल में बोल देंगे या बोलने वाले। तो अजंता के गुफा में न केवल चित्रकला, पेंटिंग्स, बल्कि मूर्ति कला का भी प्रदर्शन किया गया है। 500 से ज्यादा 500 से ज्यादा बुद्ध के जातक कथाओं को अजंता की गुफाओं में चित्रित किया गया है, पेंटिंग किया गया है। आज भी पेंट इसका फीका नहीं पड़ा है। अजंता की गुफाएं सातवाहन शासकों ने बनवाया, वाकाटक शासकों ने बनवाया, गुप्त शासकों ने भी बनवाया बच्चों। अर्थात अजंता की गुफाएं 1st सेंचुरी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में बनी। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, 30 केव्स हैं।
अधिकतर गुफाएं महात्मा बुद्ध के जातक कथाओं पर चित्रित किया गया है। जातक कथा मतलब बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं, अर्थात पिछले जन्मों में बुद्ध किस रूप में पैदा हुए, उनके चित्र बने हुए हैं। और कलर जो है आज भी फीका नहीं पड़ा है। इन चित्रों को बच्चों याद रखिएगा, फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेस्को पेंटिंग, अर्थात भित्ति चित्र कहा गया है। भित्ति चित्र। अधिकतर गुफाएं गुप्त काल में कंप्लीट हुई थी। एक बात और है बच्चों, अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा ताजमहल और आगरा रेड फोर्ट, 4 स्मारक इंडिया के 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सबसे पहले शामिल किए गए थे। तो कला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं अदूरदर्शी गुफाएं, पर्सी ब्राउन ने बड़ी तारीफ किया है। विश्व प्रसिद्ध गुफाओं की इतनी तारीफ किया गया है बच्चों की क्या बताएं आपको। यूनेस्को ने विश्व प्रसिद्ध गुफा अजंता को शामिल किया है। बिल्कुल बच्चे, वनिष्का बिल्कुल। तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो कुछ असंभव नहीं है। असंभव चीजें नहीं है। वहां जो सिलेक्ट होते हैं वो भी आप जैसे बच्चे होते हैं। थोड़ा कोई ज्यादा मेहनत कर लेता है, कोई कम मेहनत करता है, ब्रेन पर डिपेंड करता है। कोई ऑर्डिनरी होता है थोड़ा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। जो कम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है मेहनत करके हो जाता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है कम मेहनत करके हो जाता है। बस इतना अंतर है। मेहनत मेन है, लेबर, और सही दिशा में लेबर करेंगे तो ये कला की दृष्टि से गुप्त काल चरम सीमा पर था। वास्तुकला की दृष्टि से बच्चों अगर आप देखें तो मंदिर बनाने की नागर शैली पहली बार गुप्त काल में आई। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल, अर्थात मंदिर बनाने की नागर शैली, मंदिर निर्माण की नागर शैली बच्चों, मंदिर बनाने की नागर शैली गुप्त काल में आई। इस शैली की मुख्य विशेषता पिरामिडल शिखर है। पिरामिड आकार का शिखर, आकार का शिखर, इंग्लिश में कहते हैं पिरामिडल शिखर। पिरामिडल शिखर इस कला की मुख्य विशेषता है, अर्थात पिरामिड आकार का शिखर नागर शैली की मुख्य विशेषता है। इससे पहले इंडिया में कोई मंदिर नहीं मिला है। पहली बार इंडिया में मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में आई। हिंदुओं की मंदिर गुप्त काल में बनी है। मंदिरों के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह उसे कहते हैं जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। इंग्लिश में उसको सैंक्ट्रम कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर बना होता है। शिखर पिरामिड आकार का होता है। पिरामिड आकार मतलब घटते क्रम में, चारों तरफ से घटते हुए जाता है। तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की नागर शैली आई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त काल में तमाम मंदिर बनी बच्चों, लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि गुप्त काल में बनी पिरामिड आकार में पहली मंदिर कौन सी है, तो कानपुर में भितरगांव टेम्पल। कानपुर में भितरगांव टेम्पल ब्रिक्स माने ईंट की बनी इंडिया में नागर शैली में पहली मंदिर है। गुप्त काल में भितरगांव टेम्पल, यह पहली मंदिर है जो ईंट की बनी हुई है। तो बच्चों भितरगांव टेम्पल फर्स्ट ब्रिक्स टेम्पल है।
आइए आगे चलते हैं। भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। इंडिया में ईंट से बनी पहली मंदिर है। किस देवता की मंदिर है? तो वासुदेव कृष्ण की है। वासुदेव कृष्णा, इनको विष्णु भी कहते हैं। बाकी वैसे गुप्त काल में तमाम मंदिर बनी है। शिव की बनी है, विष्णु की बनी है, सूर्य भगवान की बनी है, यक्ष यक्षिणी मंदिर बनी हुई है। तो तमाम मंदिर हैं, लेकिन फर्स्ट ब्रिक्स टेम्पल इंडिया में इसी को लगाइएगा, गुप्त काल में नागर शैली में। अब अगर आप देखिए तो लिटरेचर की दृष्टि से जो कालिदास का नाम तो सुने होंगे। कालिदास बड़े ही फेमस थे, भारत के विलियम शेक्सपियर कहलाते हैं। कालिदास वाज कॉल्ड एज विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत के विलियम शेक्सपियर कहलाते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। कालिदास ने संस्कृत भाषा में कई किताबें लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कालिदास बहुत बड़े मूर्ख थे। उसी डाल को काट रहे थे जिस पे बैठे हुए थे। 5 विद्वान ब्राह्मण एक मूर्ख की खोज में जा रहे थे। देखा ये मूर्ख कालिदास उसी डाल को काट रहा था जिस पे बैठा हुआ था। वो 5 विद्वान ब्राह्मण समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। दरअसल विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी थी। उसका एक कंडीशंस था, एक शर्त थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसको शास्त्रार्थ में हराएगा, कन्वर्सेशन में हराएगा। बड़े बड़े विद्वान विद्योत्तमा के दरबार में गए, कोई उसको कन्वर्सेशन में, शास्त्रार्थ में परास्त नहीं कर पाया। अंत में 5 विद्वान ब्राह्मण मिल गए आपस में। कहा इस घमंडी लड़की की शादी एक मूर्ख से कराओ। चल दिए मूर्ख की खोज में। जंगल में देखा कि यह मूर्ख उसी डाल को काट रहा था जिस पे बैठा था। वे विद्वान ब्राह्मण समझ गए, बुलाया, इसको उतारा, नीचे आया। ये बोलने में अटकता भी था, हकलाता भी था। कहा ये सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा। इसको कहा कि देखो तुम मौन व्रत धारण कर लो। 1 महीने का मौन व्रत धारण करा दिया। कहा कि तुम्हारी शादी इस राज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा से कराएंगे। बड़ा खुश हुआ, मौन व्रत धारण किया। चंदन टीका लगाकर विद्वान का भेष बनाकर दरबार में ले गए, विद्योत्तमा से इंट्रोड्यूस कराया। कहा ये हमारे पंडित जी हैं, 1 महीने का मौन व्रत धारण किया है, आपके प्रश्नों का उत्तर ये इशारों में करेगा। मान गई विद्योत्तमा। कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। विद्योत्तमा ने 1 उंगली का इशारा किया। मूर्ख ने समझा कि 1 आंख फोड़ने का इशारा कर रही है। 2 उंगलियां कालिदास ने दिखाई, कहा दोनों आंख फोड़ देंगे। अब 5 पंडित जी उसके बगल में बैठे थे। सोचा मूर्ख ने 2 उंगलियां क्यों दिखाई। तो आपस में सलाह मशविरा करके उन विद्वानों ने यह निष्कर्ष बताया विद्योत्तमा को कि हमारे पंडित जी कह रहे हैं कि आपने कहा परम ब्रह्म परमेश्वर एक है। हमारे पंडित जी कह रहे नहीं, आत्मा परमात्मा, आत्मा यानी सोल, परमात्मा यानी गॉड मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर बना है। विद्योत्तमा मान गई। कहा ये तो बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इशारों में। फिर विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाई। मूर्ख ने सोचा थप्पड़ लगाने का इशारा कर रही है। इन्होंने फीस्ट दिखाया, घूसा, ईंट का जवाब पत्थर से। विद्वानों ने फिर समझाया कि आपने कहा 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंडित जी हमारे कह रहे हैं 5 तत्व मिलकर शरीर बनी है। विद्योत्तमा बड़ी खुश हुई। कहा तो बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। शादी कर लिया, साथ साथ रहने लगे। 1 महीने के बाद इनसे रहा नहीं गया। एक ऊंट को देखे भावुक हो गए। ऊंट शब्द मुख से निकल नहीं पाया। उतनी देर में ऊंट भी गायब हो गया। ये उष्ट उष्ट करके अटक गए। तब विद्योत्तमा को पता चला ये तो महामूर्ख है। गुस्से में आ गई, जबरदस्त इन पर एक लात से प्रहार किया। इतनी तेज से लात से प्रहार किया कि सामने माँ दुर्गा की मंदिर थी, वहां जाके गिरे। साइड से जीभ कट गई, ब्लड निकला। देवी काली खुश हो गई, इनको वरदान दे दिया। तब से ये महाकवि कालिदास हो गए। तो सफल पुरुष के पीछे महिला का लात होता है।
लात का प्रहार, मंदिर में जाना, गिरना, ब्लड निकलना, देवी का खुश होना और फिर वरदान। पहला श्लोक बच्चों इन्होंने, फर्स्ट श्लोक इन्होंने देवी काली को ही समर्पित किया है। लिखा है वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यानी पहला श्लोक पार्वती यानी काली दुर्गा के लिए है। इतने बड़े विद्वान, कई किताब लिख डाला। पहली किताब इन्होंने ये लिखा था रघुवंशम, संस्कृत में। सबसे फेमस किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरी है मेघदूतम। चौथी किताब है बच्चों विक्रमवर्षीय। पांचवी है मालविकाग्निमित्रम। छठी है कुमार संभवम। सातवीं है ऋतु संहारम। तो सारी किताबें संस्कृत भाषा में कालिदास ने लिखा है बच्चों। भारत के विलियम शेक्सपियर कहलाते हैं और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे बच्चों। इनके अलावा कालिदास के अलावा अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। अमर कोश नामक किताब लिखा था अमर सिंह। इन्होंने अमर कोश नामक किताब लिखा है। यह भी संस्कृत में बच्चों डिक्शनरी है। अमर कोश यह संस्कृत भाषा में लेक्सिकोग्राफी, संस्कृत में डिक्शनरी है बच्चों, अमर सिंह ने लिखा है। इसके अलावा धन्वंतरी भी इसी समय में थे बच्चों। धन्वंतरी आप शायद जानते हो, इनको गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया है या गॉड ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद का भगवान कहा गया इनको। तो ऐसे ऐसे विद्वान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे बच्चों। इसी समय वराह मिहिर भी थे। वराह मिहिर यह भी इसी समय में थे। इन्होंने किताब लिखा है पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत नामक पुस्तक इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे। तो पंच सिद्धांत इन्होंने लिखा है। विष्णु शर्मा भी इसी समय में थे। इनकी किताब आपने अवश्य पढ़ा होगा, विष्णु शर्मा। इन्होंने बच्चों पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की बड़ी फेमस किताब है। तो बेहद फेमस विद्वान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में शरण पाते थे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। क्या यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे? किताब ये पूछा गया है अभिज्ञान शकुंतलम, ये किताब कई दफा पूछा गया है। और ये मालविका अग्निमित्रम, ये किताब और ये किताब दोनों कई कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। किसने लिखा है? इसलिए क्योंकि बहुत फेमस किताब है। ठीक है बच्चों। तो कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, बेहद फेमस थे। और इनके अलावा ये तमाम विद्वान थे इस समय बच्चों। ठीक है। विष्णु शर्मा ने इसी समय पंचतंत्र लिखा था। और इसी समय और भी विद्वान थे जिनमें छपणक ये व्याकरणाचार्य थे, ग्रामर से रिलेटेड थे। शंकु बच्चे, शंकु
यह आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे, अर्थात वास्तुकला से। और छपणक यह व्याकरण से रिलेटेड थे, यानी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। और बच्चे खरपरक, खरपरक खरपरक यह भी व्याकरण से थे, ज्योतिष और व्याकरण दोनों था इनका। और इनके अलावा वेताल भट्ट थे एक, वेताल भट्ट। वेताल भट्ट बच्चे ये जादूगर थे, मैजिशियन थे। तो इस तरह से आप देखें, इतने बड़े बड़े विद्वान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। बेहद फेमस विद्वान थे बच्चों ये सारे, नवरत्न यही थे सारे। लेकिन आपको बताएं कि धन्वंतरी वगैरह ये फेमस तो थे। आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हालांकि ये बाद में आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं थे। आर्यभट्ट ये चंद्रगुप्त के बहुत बाद में आए थे, लेकिन गुप्त काल में थे बच्चों आर्यभट्ट। थे कौन? एक तो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, फेमस मैथमेटिशियन थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। आप जानते हो शायद जीरो की खोज इन्होंने किया। जीरो माने शून्य, पाई इन्होंने खोजा था। पाई तो जानते हैं, 2πr वाला। दशमलव की खोज बच्चों इन्होंने किया था, दशमलव इन्होंने खोजा था। और इनकी एक बड़ी फेमस किताब है रोमक सिद्धांत। यह किताब इन्होंने लिखा है, या इसको सूर्य सिद्धांत भी कहते हैं। रोमक सिद्धांत को सूर्य सिद्धांत भी कहते हैं। तो बड़े पहुंचे हुए विद्वान आर्यभट्ट तो बहुत फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में। जीरो अननोन ग्रीक ने खोजा था, लेकिन इंडियन बाय नेम पूछें तो जीरो की खोज किसने किया था बच्चों? जीरो की खोज आर्यभट्ट का नाम लगाएंगे। बच्चे किसके माता पिता प्यार नहीं करते थे, आप बताओ? ये इनके माता पिता प्यार क्यों नहीं करते होंगे? इनके क्वालिटी के हिसाब पर इनके नाम रखे जाते हैं ना। जैसे आपका नाम जयदीप है, जयदीप आपका नाम क्यों पड़ा? हो सकता है इनके इनके मम्मी पापा होते तो आपका नाम भी ऐसे कहते कि यार क्या नाम रख दिया, लल्लू वाला जयदीप नाम रख दिया, कोई नाम है। बच्चे उस समय के हिसाब से, अब जब ये कलाकार थे आदमी, होनहार गुणवान के होत चीकने पात ना। होनहार जो होता है, कभी कभी नामकरण अच्छा होता है। पढ़े लिखे मम्मी पापा होते तो ऐसे नाम रखते हैं, तब जयदीप थोड़ी रखते हैं। इनके मम्मी पापा ज्यादा पढ़े लिखे थे, संस्कृत का ज्यादा ज्ञान था, नहीं एसके यादव थोड़ी रखते, वो ये नाम रखते ना। अगर हमारे मम्मी पापा पढ़े होते तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, जिससे कि उसमें वो गुण आते हैं, है ना। आर्यभट्ट जैसा नाम रखते हैं, नहीं आर्यभट्ट हमारा नाम होता तो आज हम फेमस होते, आपका नाम होता तो आप भी फेमस होते। कैसी बातें करते हो जयदीप? तो आई थिंक आपको ये बातें सारी समझ में आ गई। अब आपको एक बात और बता देते हैं बच्चों, चंद्रगुप्त सेकंड ने आयरन पिलर का निर्माण कराया था। साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आयरन पिलर बना था। आप जानते हैं आयरन पिलर कहाँ है? आई थिंक आप जानते हैं आयरन पिलर यह मेहरौली में है। दिल्ली के मेहरौली में आयरन पिलर है, अर्थात लौह स्तंभ है।
आयरन पिलर चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, दिल्ली के मेहरौली में। आपको बताएं किसके धातु के बारे में पता नहीं चल पाया, किस धातु का है, शायद अष्ट धातुओं का मिक्सचर है। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी उस समय कि ये निर्माण हुआ है। बच्चों फाहियान इसी के समय में इंडिया आया था। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था, ये पहला चीनी यात्री फाहियान इसी समय आया था और इसने किताब लिखा है। बच्चे इसकी बुक का नाम है फू की, ये इसके द्वारा लिखी किताब है। इसके द्वारा चीनी भाषा में लिखी गई किताब फाहियान ने लिखा है फू की, और इस किताब में इंडिया के बारे में लिखा है। इस बुक में इंडिया के बारे में लिखा है बच्चे, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में लिखा है। यह इंडिया क्या करने आया था? बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकों की स्टडी करने आया था। बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकों के बारे में पढ़ने आया था, चूंकि इंडिया बौद्ध धर्म का बर्थ प्लेस था। तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ये सारी बातें हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने भी बच्चे 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ टाइप का भी सिक्का चलाया था, किंग एंड क्वीन टाइप का सिक्का चलाया था, लॉयन हंटिंग टाइप का भी सिक्का चलाया था। लेकिन इसके डेथ के बाद इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट बना, अर्थात कुमारगुप्त फर्स्ट गद्दी पर बैठा। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद गुप्त वंश का बड़ी तेजी से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था। कुमारगुप्त फर्स्ट तो आया, लेकिन गुप्त वंश का पतन स्टार्ट हो गया था बच्चों। लगभग 415 से 455 एडी तक कुमारगुप्त फर्स्ट का शासनकाल था। यहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके समय का है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने। नालंदा विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय बच्चों बिहार के नालंदा में प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त फर्स्ट ने अपने शासनकाल में कराया था, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। याद रखिए बच्चों, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यह पूछा जाता था, कई बार पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया, लेकिन 1202 ईस्वी में एक लोकल मुस्लिम किंग बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाया? बख्तियार खिलजी ने। 1202 में 6 महीने तक आग जलती रही और जितनी पुस्तकें थी जलकर खाक हो गई थी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। अगर आपसे पूछें अनुज कि इंडिया में प्राचीन काल में प्रथम विश्वविद्यालय, तो बच्चों याद रखिएगा फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के पंजाब में माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय दूसरा मानते हैं। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय पॉपुलर ज्यादा था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। हजारों की संख्या में यहाँ विद्यार्थी आते थे। उनके रहने के लिए हॉस्टल बने थे। हॉस्टल को विहार कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी क्लाइमेक्स पर थी। हर्षवर्धन ने आसपास के 200 गांवों का लगान विश्वविद्यालय के नाम से कर रखा था। यानी लैंड टैक्स रेवेन्यू आसपास के 200 विलेजेस का जो आता था, नालंदा विश्वविद्यालय को दे रखा था।
जिससे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों का और बच्चों का खर्च भी चलता था। 3 पुस्तकालय थे, सब भरे हुए थे, लाखों किताबें थी। कहा जाता है बख्तियार खिलजी ने ईर्ष्यावश नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया, क्योंकि वह मुस्लिम था। मुस्लिम किंगडम में गैर इस्लामिक सेंटर नहीं चल सकता था। ईर्ष्यावश, जीलसवश उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई और 6 महीने तक आग जलती रही थी। वेद भी रखे गए थे और यह वेद जो थे इसी में थे, जलकर खाक हो गए थे। तो बच्चे हर्षवर्धन के समय में ये सारी बातें, सॉरी कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और आपको बताते हैं कि इसके कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में हूण आक्रमण हुआ था। हुन्स अटैक्ड ऑन इंडिया। भारत पर हूण आक्रमण, ये हूण बाहर से आए थे। हूण चीन की दीवार नहीं क्रॉस कर पाते, भारत में आ जाते, भारत में लूटपाट कर आगजनी करके भाग जाते थे। हूणों के प्रसिद्ध नेता तोरमान, तोरमान और मिहिरकुल, तो बार बार इनके हमलों से गुप्त वंश का पतन स्टार्ट हो गया था। ये हूण लीडर थे बच्चों। भारत पर इनके बार बार हमलों से, आगजनी से, मारकाट से गुप्त वंश का बड़ी तेजी से पतन हो गया। कुमारगुप्त फर्स्ट का बेटा स्कंदगुप्त गद्दी पर आया। इसने हूण हमले को नष्ट किया था, लेकिन गुप्त वंश के पतन को नहीं बचा पाया। इसका शासनकाल बच्चों 455 से लेकर 467 एडी तक था। इसने हूण आक्रमण को नष्ट किया था। हूण आक्रमण को नष्ट किया था, लेकिन आपको बताएं गुप्त वंश के पतन को नहीं रोक पाया। डिस्ट्रॉयड हुन्स इन्वेजन बट कुडंट स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त वंश का बड़ी तेजी से पतन स्टार्ट हो गया। एक के बाद एक तमाम कमजोर उत्तराधिकारी आए। एक किंग आया था बीच में, भानुगुप्त नाम था बच्चों। ये राजा भानुगुप्त, इसका महत्व यह है कि इसने 510 ईस्वी में एरण लेख लिखवाया था। एरण एडिक्ट, यह मध्य प्रदेश में है। बेहद इंपॉर्टेंट लेख है बच्चों। पहली बार इसी लेख पर सती प्रथा का जिक्र हुआ है। फर्स्ट टाइम सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रैक्टिसेस का उल्लेख भानुगुप्त के एरण लेख पर सबसे पहले किया गया है। स्कंदगुप्त का भानुगुप्त का सेनापति लड़ाई में मारा गया। उसकी सेनापति की पत्नी ने पति के चिता के साथ स्वयं को सती कर लिया था। तो पहला एग्जाम्पल इंडिया में सती प्रथा का भानुगुप्त के एरण लेख पर मिलता है। ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि फर्स्ट टाइम सती प्रथा का जिक्र किस एडिक्ट पर हुआ है, तो एरण एडिक्ट पर हुआ है। इसका निर्माण भानुगुप्त ने कराया था। गुप्त वंश का राजा था। बीच में बच्चे बुद्धगुप्त आया, ब्रह्मगुप्त आया। लास्ट गुप्त किंग विष्णुगुप्त था। सो ये लास्ट गुप्ता रूलर था, विष्णुगुप्ता। ये अंतिम गुप्त राजा था। लास्ट गुप्त किंग अगर आपसे पूछा जाए तो इसको लगाइए, नाम मात्र का था। तो अंतिम गुप्त राजा विष्णुगुप्त था। और आपको बताएं गुप्त शासक बच्चों भागवत धर्म को मानते थे, वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। विष्णु का वाहन गरुण पक्षी को गुप्त शासकों ने नेशनल एम्ब्लेम बनाया था। तमाम गरुण स्तंभ भी बनवाए थे।
किंग के थ्रोन के बगल में गरुण पिलर आप देख सकते हैं। सिक्कों पर किंग बैठा है, साइड में गरुण स्तंभ बना हुआ है। तो गरुण गुप्त शासकों का राष्ट्रीय प्रतीक था। गरुण विष्णु का वाहन होता है। गुप्त राजा सेकुलर थे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष थे, लेकिन उनका अपना पर्सनल धर्म भागवत धर्म था, या उसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। वासुदेव कृष्ण को विष्णु भी कहते हैं, बट सेकुलर किंग थे। गुप्त राजाओं ने सोने का दिनार और चांदी का रूपक सिक्का चलाया था बच्चों। सोने का दिनार और चांदी का रूपक, दिनार और रूपक नामक सिक्के चलाए थे। सो गजब गजब पॉइंट है बच्चों। अगर इतना आप माइंड में सेटअप हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। दिनार सोने का था, और बच्चे रूपक, रूपक यह चांदी का था। गुप्त काल के दो सिक्के, गुप्त शासन काल में ये दो प्रसिद्ध सिक्के थे। दिनार सोने का, रूपक चांदी का। पहली बार गुप्त वंश के शासकों ने सोने के साथ चांदी के सिक्के भी चलाए थे, अन्यथा सोने सोने का सिक्का चलता था या फिर चांदी का सिक्का चलता था। गुप्त राजा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए हैं और उसके साथ चांदी का भी चलाए हैं। इससे पता चलता है कि गुप्त किंगडम कितना धनी किंगडम था। दूसरी बात यह भी आप ध्यान रखें, गरुण इनका राष्ट्रीय प्रतीक था, नेशनल एम्ब्लेम था, गुप्त शासकों का राष्ट्रीय प्रतीक था बच्चों। पूछा गया है ये प्रश्न। और गुप्त शासक भागवत धर्म को मानते थे, या इसको ब्राह्मण रिलीजन भी कहते हैं। अर्थात भागवत धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म को मानते थे। सो गुप्त राजा ये मानते थे लेकिन सेकुलर थे। बट आपको बताएं, गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में एक और डायनेस्टी आ रही थी, वर्धन डायनेस्टी। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रहा है बच्चों? आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आसानी से। ओके, साकेत गोस्वामी, अनुज वशिष्ठ, ओके। तो चलें बच्चों, हम आपको आगे की तरफ ले चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बड़ा मूल्यवान है। तो अंतिम डायनेस्टी गुप्तास के बाद जो आया था, वर्धन डायनेस्टी है। और बच्चों, वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश, क्योंकि पुष्यभूति इसका संस्थापक था, ऐसा मानते हैं। और आपको बताएं कि यह डायनेस्टी लगभग, यह डायनेस्टी 500 के आसपास आई थी। स्टार्टिंग थी बच्चों, इसलिए 500 ईस्वी के आसपास यह डायनेस्टी आई थी और 647 एडी तक यह डायनेस्टी चली थी। इसका ये नाम भी बड़ा फेमस है, वर्धन वंश, वर्धन डायनेस्टी। लेकिन आपसे पूछें कि इनकी कैपिटल क्या थी,
तो राजधानी बच्चों, इनकी राजधानी प्रारंभिक कैपिटल थानेसर थी, थानेसर। आज की डेट में ये हरियाणा में है। तो इनिशियल कैपिटल, प्रारंभिक कैपिटल इनकी थानेसर थी। हर्षवर्धन ने कनौज से शासन किया था। लेकिन पहला काल्पनिक किंग इसी को माना जाता है, पुष्यभूति को। पुष्यभूति, इसको काल्पनिक कैरेक्टर माना गया है। पुष्यभूति को काल्पनिक कैरेक्टर, और इसको संस्थापक भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। हालांकि इसके बाद तमाम किंग आए हैं। नरवर्धन आया था। नरवर्धन के बाद आदित्यवर्धन आया। राज्यवर्धन फर्स्ट आया। इसके बाद प्रभाकर वर्धन आया। प्रभाकर वर्धन, ये 580 से 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन ने शासन किया था। तो मेन किंग अगर आप देखें तो ये था, रियल फाउंडर यही है। प्रभाकर वर्धन को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं। बड़ा बेटा राज्यवर्धन सेकेंड। बच्चों ये 605 606 ईस्वी तक शासन किया। इसका भाई यानी राज्यवर्धन का बड़ा छोटा भाई हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन 606 से 647 एडी तक मेन किंग इसमें ये था, हर्षवर्धन। और प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री बच्चों यह थी वाइफ ऑफ गृहवर्मन। गृहवर्मन मौखरी वंश का राजा था। ये मौखरी किंग, कन्नौज का राजा था। ये कन्नौज बच्चे उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान दें, प्रभाकर वर्धन 580 से 605 तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं। बड़ा बेटा राज्यवर्धन था, दूसरा बेटा हर्षवर्धन था, बेटी का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री की शादी कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन से हुई थी। मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन से शादी हुई थी। मौखरी डायनेस्टी कन्नौज में थी। अब हुआ क्या, 606 में या 605 में प्रभाकर के डेथ के बाद बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। बंगाल का किंग शशांक, मालवा का किंग देवभूति गुप्त, दोनों ने आपस में राज्यवर्धन के खिलाफ दोस्ती कर लिया। और मालवा के किंग देवभूति गुप्त ने और शशांक ने मिलकर के मौखरी किंग गृहवर्मन पर आक्रमण कर दिया। गृहवर्मन को मार डाला, गृहवर्मन की हत्या कर दिया। राज्यश्री सुसाइड करने के लिए विंध्यन पहाड़ों की तरफ भाग गई। देन इसके बाद शशांक और देवभूति ने राज्यवर्धन को भी हराकर मार दिया। 606 में शशांक देवभूति ने कन्नौज के किंग गृहवर्मन को हराकर मार दिया। 606 में शशांक और देवभूति ने राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। उस समय हर्षवर्धन शिकार पर था।
राजश्री सुसाइड करने के लिए विंध्यन पहाड़ों की तरफ भाग गई। चिता बना के सुसाइड करने जा रही थी, सती होने जा रही थी। उस समय हर्षवर्धन को पता चला। हर्षवर्धन शिकार से लौट पड़ा, अपनी बहन राजश्री को बचाया और फिर शशांक और देवभूति गुप्त को मारकर अपने भाई राज्यवर्धन, अपने बहनोई गृहवर्मन की हत्या का बदला लिया। तो इस तरह से हर्षवर्धन शशांक को भी मारा, देवभूति गुप्त को भी मारा, भाई राज्यवर्धन गृहवर्मन की हत्या का बदला लिया और स्वयं गद्दी पर बैठा। राजश्री ने शासन नहीं किया, कन्नौज अपने ब्रदर को दे दिया। हर्षवर्धन ने बच्चों कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया। हर्ष ने कन्नौज को कैपिटल बनाया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। और हर्ष इस वंश का सबसे ताकतवर किंग बना, मोस्ट पावरफुल किंग। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा बना। (606) से 647 एडी तक अगर आपसे पूछे कि इसकी कैपिटल क्या थी, तो बच्चों इसकी कैपिटल आप कन्नौज लगाइएगा। यह कन्नौज से शासन किया था। उत्तर प्रदेश में राजश्री ने शासन नहीं किया, कन्नौज अपने ब्रदर को दे दिया। हर्ष एक विद्वान किंग था। हर्ष ने कई किताबें लिखा है बच्चों, बड़ा विद्वान था। नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीन किताबें इसने लिखा है और तीनों किताबें बच्चों संस्कृत भाषा में। तो नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्ष के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट रहते थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। सो बच्चों हर्ष स्वयं एक विद्वान था और उसके दरबारी कवि, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट, इन्होंने बच्चों 2 किताबें लिखा है, कादंबरी और दूसरी है हर्षचरितम। कादंबरी, हर्षचरितम इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। तो एक विद्वान किंग हर्षवर्धन, दरबार में विद्वान बाणभट्ट रहते थे। फेमस किताबें कादंबरी और हर्षचरितम लिखा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, शशांक बंगाल का किंग था। इसके समय में ना बच्चों, अगर आपसे पूछे कि इसका समकालीन बंगाल का किंग कौन था, तो शशांक, जिसको मारा था इसने। और ये वही शशांक है जिसने बोध वृक्ष को कटवा दिया था। गया में बोध वृक्ष, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था, उस वृक्ष को कटवा दिया, बोध वृक्ष को कटवा दिया, बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया। बौद्धों के अगेंस्ट में था ये। और बच्चों मालवा का किंग देवभूति गुप्त था। देवभूति गुप्ता यह मालवा का किंग था। इन दोनों को हरा के मार दिया था। उस समय कामरूप का राजा, कामरूप आज के डेट में असम को कहते हैं, पुराना नाम है असम का। यहाँ का किंग जो था वह इसका दोस्त था हर्षवर्धन का। यहाँ का किंग भास्कर वर्मन था। भास्कर वर्मन यह हर्ष का दोस्त था बच्चों, हर्ष का दोस्त था। भास्कर वर्मन और हर्ष ने दोनों मिलकर के इन दोनों को हरा के मार दिया था। लेकिन आपको बताएं कि हर्षवर्धन नर्मदा नदी क्रॉस करके चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड से लड़ने गया था और बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, हार गया था। तो याद रखिएगा, हर्ष और चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड के मध्य में एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था।
तो बच्चों यह लड़ाई 618 एडी की है और पुलकेशिन सेकेंड यह चालुक्य वंश का राजा था। चालुक्य किंग और चालुक्य वंश ये बादामी में थी या वातापी कहते हैं। बादामी या वातापी ये कर्नाटका में। तो बच्चे कर्नाटक में बादामी वंश का राजा पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य वंश का किंग था। इसने हर्ष को बुरी तरह से हराया था। कहां पर हराया? नर्मदा नदी के तट पर हराया। हर्ष चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड से नर्मदा नदी के तट पर हार गया था बुरी तरह से। सिलेबस के लिए क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, जो पढ़ा रहे हैं आप इस पर फोकस करिए, ये सब सिलेबस में आते हैं आपके, ठीक है। 618 में पुलकेशिन सेकेंड ने हर्ष को बुरी तरह से हराया था। और बच्चे एक बात और आप ध्यान दें, 635 एडी में हर्ष ने प्रयाग महासम्मेलन बुलाया था। प्रयाग तो जानते हैं, इलाहाबाद में प्रयाग, ग्रेट काउंसिल ऑफ प्रयाग, प्रयाग महासम्मेलन बुलाया था, दान देने के लिए बुलाया था। गंगा यमुना के संगम पर हर्ष ने प्रयाग में एक महासम्मेलन बुलाया। इस महासम्मेलन में हर्ष ने अपने 5 वर्ष के पर्सनल इनकम को पब्लिक को दान में दिया था, बौद्ध जैन भिक्षुओं को दान में दिया था। हर्ष प्राचीन काल का एक दानी राजा था। प्रति 5 वर्ष बाद वह प्रयाग में आता था, गंगा यमुना के संगम पर दान दिया करता था। शायद इसी वजह से प्रयाग में कुंभ का मेला स्टार्ट हुआ है। तो 635 एडी में हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री के साथ आया और अपने 5 वर्ष की इनकम यहां दान किया। अंत में अपने शरीर पर पहने आभूषण, कपड़े भी दान में दे दिया। अपनी बहन राजश्री से कपड़ा मांगा, पहनकर फिर वापस कन्नौज गया था। तो दान के मामले में हर्षवर्धन ग्रेट डोनर किंग प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में आता, अपने 5 वर्ष की पर्सनल इनकम गंगा यमुना के संगम पर दान दिया करता था। शायद इसी वजह से लोग इकट्ठा होने लगे और यहाँ कुंभ, महाकुंभ का मेला स्टार्ट हो गया। इस महासम्मेलन को, प्रयाग महासम्मेलन को 5वां बौद्ध सम्मेलन भी मानते हैं, है नहीं, 5th बुद्धिस्ट काउंसिल कहा गया है। हर्ष के समय का यह 6ठा सम्मेलन था, इसको 5वां बौद्ध सम्मेलन भी कहा गया है। आपको पता हो 643 एडी में इस समय कन्नौज काउंसिल बुलाया था हर्षवर्धन ने। कन्नौज काउंसिल, बच्चों कन्नौज सम्मेलन बुलाया था। यहां पर एक सम्मेलन बुलाया था कन्नौज काउंसिल। इस सम्मेलन में बौद्ध विद्वान आए थे, बौद्ध स्कॉलर, जैन स्कॉलर आए थे और हिंदू स्कॉलर्स ने भाग लिया था। यह सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? वेनशांग का सम्मान करने के लिए। वेनशांग बच्चे 629 में इंडिया आया था, 644 एडी तक इंडिया में रहा था। 5 वर्ष नालंदा में स्टडी किया। वेनशांग ने 5 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, 5 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, 5 वर्ष इंडिया में भ्रमण किया, 15 साल बिताया। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल शीलभद्र था। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए आसपास के 200 गांवों को दान में दिया था, जिसके लगान से नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी क्लाइमेक्स पर था। वेनशांग स्वयं नालंदा में 5 वर्ष स्टडी किया। उस समय प्रिंसिपल थे शीलभद्र, शीलभद्र के नेतृत्व में स्टडी किया था।
तो हर्ष ने इसका सम्मान किया था इस सम्मेलन में, इसको वापस जाना था ना 644 में, तो इसके सम्मान में यह सम्मेलन बुलाया था। इसने भी एक किताब लिखा है, सु यू की। यह किताब चाइनीज भाषा में वेनचांग ने लिखा है। तो 15 वर्ष बिताया, भ्रमण करता हुआ यह कांचीपुरम तमिलनाडु तक गया था। कांचीपुरम तमिलनाडु में इसको कई कई बार लूट लिया गया था। तो हर्ष एक दानी किंग था। हर्ष के समय में वेनचांग आया, लेकिन 647 में हर्ष का देहांत हो गया था। सब बच्चे, हर्ष का देहांत हो गया। हर्ष के डेथ के बाद इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। 2 पुत्र 1 पुत्री, पुत्री की शादी गुजरात में हुआ, 2 पुत्र इसके मारे गए थे, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए कन्नौज को लेकर 3 पक्षों में 100 साल तक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बंगाल के पाल, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। साउथ में राष्ट्रकूट कन्नौज पर अटैक किए, बंगाल के इस समय पाल शासक थे, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार शासक थे। तीनों पक्षों में 100 साल तक लड़ाई लड़ा गया, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। कन्नौज को लेकर लड़ा गया था। कन्नौज को लेकर 3 पक्षों में 100 साल लड़ाई लड़ा गया। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में गुजरात के गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड को सफलता मिली थी, और इस तरह कन्नौज पर उसने कब्जा जमा लिया था। तो बच्चे, यह सेशन खत्म हो गया है। अब सेशन खत्म है बच्चे आपकी, आप दूसरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे आपको बताएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।